बाहर के सरहदी इलाके में एक छोटा सा गांव था, डूमेरिया। सर्दियां जोरों पर थीं। मिट्टी की गलियां, हंडिया वाले चूल्हे और शाम होते ही बूढ़ों की चौपाल। गांव की सादगी अलग ही चमकती थी। गांव के बाहर सड़क किनारे एक ढाबा था, राजा मसाला पॉइंट। उसका मालिक था राजा लालच प्रसाद। बड़ा घमंडी, बड़ा लालची और ऊपर से बदतमीज। कोई गाहक आ जाता तो कहता, ओए, मटन खाना है तो जेब भारी रख के आना। यहाँ उधार में सिर्फ गुस्सा मिलता है। गांव वाले मजबूर होकर वहां खाते थे, वरना लालची राजा की जबान तो कान में सुई चबूती थी। इसी गांव में रहता था प्राइम शर्मा, सीधा सादा नर्म दिल मगर बहुत गरीब। उसकी बीवी मेरा और छोटा बेटा चुनू था। घर की हालत बहुत खराब। छत से पानी टपकता, दीवारों में दरारें और सर्दी तो जैसे हड्डियों में चब रही थी। एक रात चुनू कांपते हुए बोला, अब्बा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरे पास स्वेटर भी नहीं है। मेरा ने ठंडी सांस ली। प्राइम जी, कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो चुनू बीमार पड़ जाएगा। प्राइम बोला, मैं कोशिश कर रहा हूँ, आज कहीं ना कहीं काम मिल ही जाएगा। प्राइम राजा प्रसाद के ढाबे पर गया। प्राइम ने कहा, प्रसाद जी, कोई काम मिल जाए तो घर का खर्च निकल आएगा। प्रसाद ने कहा, ओए प्राइम, ये खैरात का ढाबा नहीं है, समझा? चल चल, टाइम खराब न कर मेरा। प्राइम निकल आया। आगे बढ़ते हुए उसे एक फैक्ट्री मिली। वहां के मालिक धर्मेंद्र पाठक ने उसे देखकर कहा, हाँ भाई, क्या चाहिए? प्राइम ने कहा, अब कोई काम या रहने की जगह, छत टूट गई है। धर्मेंद्र ने कहा, काम तो नहीं है, लेकिन एक पुराना कंटेनर पड़ा है। अगर उसे घर बनाना चाहो तो ले जाओ। प्राइमिन की आंखें भर आए। अरे वाह साहब, आपने तो मुश्किल वक्त में भगवान का काम किया। वो कंटेनर ले गया, साफ किया, टाट बिछाया, चूल्हा बनाया और छोटा सा घर तैयार हो गया। मेरा बोले, अरे प्राइम जी, ये तो हमारे लिए महल जैसा है। इसी रात खबर आई, नंदू बाबा की हालत बहुत खराब है। जो गांव के बुजुर्ग बंदे थे, अकेले रहते थे, उनका कोई नहीं था। उनका ढाबा था, लेकिन काफी अरसे से खत्म हो गया था। अब उनकी आखिरी सांसें चल रही हैं। सब लोग डर कर बैठे रहे, कोई न गया। प्राइम ने कहा, अरे मेरा, नेकी में सोचता कौन है, चलते हैं बाबा के पास। वो दोनों पहुंचे तो नंदू बाबा हाँप रहे थे। पानी, पानी। प्राइम ने पानी पिलाया। बाबा ने हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तुम दोनों बहुत नेक हो और मुझे पता है तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। मैं तुम्हें मटन बनाने का राज बनाता हूं। इस पर अमल करके अपना ढाबा खोल लेना। ये कहकर वो दुनिया से रुखसत हो गए। अगले दिन प्राइम के दिल में ख्याल आया, क्यों ना नंदू बाबा का नुस्खा आजमाया जाए। उसने कंटेनर के पास चूल्हा जलाया। हकीकी बहारी मसालेहा, सरसों का तेल, अदरक, लहसुन सब कुछ डालकर मटन बनाया। खुशबू पूरे इलाके में फैल गई। प्राइम ने एक तख्ती लगाई, असली बहारी मटन सिर्फ 50 रुपए। प्राइम का सस्ता ढाबा। लोग बोले, अरे यार, 50 में? कहीं झूठा सस्ता तो नहीं? लेकिन जैसे ही पहला नवाला मुंह में गया, सबकी आंखें खुल गईं। वाह रे प्राइम, क्या जायका है। गरीब आते तो प्राइम खुद कहता, भाई, भूख में पैसा कौन देखता है। प्रसाद का ढाबा खाली होने लगा। वो जलकर कहने लगा, उसने क्या बनाकर ये मटन बेचना शुरू कर दिया है। कल तक तो मुझसे काम मांग रहा था, लगता है उसका कुछ करना पड़ेगा। उसने प्राइम का ढाबा खराब करने के लिए उसकी हांडी में खराब गोश्त डाल दिया। जब प्राइम वहां मौजूद नहीं था, प्रसाद को यह हरकत करते हुए वहां से गुजरते फेकड़ी के मालिक ने देख लिया था। थोड़ी देर बाद जाकर प्रसाद शोर करने लगा, अरे भाई, प्राइम गंदा गोश्त डालता है, आज मैंने खुद देखा, तभी तो 50 में बेचता है। लोग शक में पड़ गए। उन्होंने प्रधान महावीर सिंह को बुला लिया। प्रधान जी, आज प्राइम की हंडिया सामने खोली। मेरा बोले, प्राइम जी, ये लोग क्या बोल रहे हैं। प्राइम ने कहा, डर क्यों रही हो?
झूठ की उम्र लंबी थोड़ी होती है। प्रधान ने हांडी का ढक्कन उठाया तो हांडी से बहुत बुरी बू आने लगी। प्रधान ने प्राइम से पूछा, ये क्या है? तुम इतना बड़ा जुल्म कर रहे हो, लोगों की जानों के साथ खेल रहे हो। प्राइम परेशान हो गया। सारे गांव वाले बातें करने लगे। इतने में फेकड़ी का मालिक आया। उसने सब गांव वालों को बताया। प्राइम ईमानदार है, ये सब प्रसाद ने किया है। उसने गंदा गोश्त मिलाया है ताकि प्राइम का ढाबा बंद हो जाए। सब गांव वालों ने प्रसाद को बहुत बातें सुनाई। प्रधान ने प्रसाद का ढाबा बंद करने का हुक्म दे दिया और सब चुप होकर देखने लगे। चंद ही दिनों में प्राइम का ढाबा मशहूर हो गया। लोग उसके अखलाक, उसके प्यार, उसकी ईमानदारी की तारीफ करते न थकते। मेरा कहा, प्राइम जी देखिए, नेकी का धर्म कभी हारता नहीं है। प्राइम ने चुनू के लिए नया गर्म स्वेटर खरीदा। चुनू खुशी से बोला, आप बहुत अच्छे हैं अब्बा, सबसे अच्छे। प्राइम ने आसमान की तरफ देखा और बोला, नंदू बाबा, आपकी दुआ काम आ गई। और यूं प्राइम का सस्ता ढाबा पूरे इलाके में ईमानदारी और जायके की पहचान बन गया। गांव चांदपुर के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी में आशा अकेली रहती थी। उसका शौहर महीना पहले एक्सीडेंट की वजह से मर गया था। आशा की दुनिया बिखर गई थी। दिन रात अपने शौहर को याद करके रोती। उसके शौहर ने एक जमींदार हरीलाल से कुछ कर्ज लिया था, जो निहायत जालिम इंसान था। अब वही हरीलाल रोज आशा के घर आ जाता। सुनो आशा, पैसे दो जो तुम्हारे शौहर ने किए थे। खुद तो मर गया है, अब तुम मेरे पैसे दोगी, वरना अच्छा नहीं होगा। आशा हाथ जोड़कर बोलती, कुछ वक्त और दे दो, मैं कुछ करके तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। लेकिन हरीलाल जालिम था। उसने आशा को कहा, अगर तुम मेरा कर्ज नहीं दे सकती तो उसके बदले तुम्हें मेरे खेतों में मजदूरी करनी होगी। आशा के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो इस बात पर मान गई। रोज सुबह खेतों में जाती, सख्त धूप में काम करती। हरीलाल खाने को भी कुछ न देता। एक दिन हरीलाल खेत में आया और आशा को वहां काम करते देखकर चलाने लगा। काम भी ढंग से नहीं करती, ऐसे हाथ चलेंगे तो सालों उधर लग जाएंगे, फिर कर्ज क्या उतारोगी? आशा की आंखों में आंसू आ गए। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, खाने को कुछ नहीं दिया, भूख लगी है जिससे काम करने की हिम्मत नहीं है। हरीलाल ने गुस्से में उसे धक्का तक दे दिया और उसे मारने लगा। आशा बैठकर रोने लगी। जब शाम को सूरज ढलने लगा तो आशा सर झुकाकर खेत से वापस आ रही थी। गर्मी से पसीना बह रहा था, प्यास से हल्क सूख रहा था। अचानक रास्ते में एक पुरानी सी झोंपड़ी नजर आई। उसके बाहर धुआं उठ रहा था, शायद कोई खाना पका रहा था। आशा ने हिचकिचाहट से आवाज दी, कोई है? थोड़ा पानी मिल जाए। अंदर से एक बूढ़ी औरत निकली, चेहरा चांद जैसा नर्म। आओ बेटी, पानी भी है और साया भी। आशा ने जल्दी से मिट्टी के गिलास में पानी पिया। कुछ सकत आई तो उसके हाथों में मौजूद बुखारात उठती प्लेट को देखकर पूछा, दाइमा, ये क्या बना रही हैं? खुशबू तो कमाल है। बूढ़ी औरत मुस्कुरा दी, ये मोमोज हैं बेटी, ये तपतन डिश है। लोग इसे बड़े शौक से खाते हैं। गांव वाले कम जानते हैं, मगर जो खा ले वाह वाह करता। आशा ने हैरानी से पूछा, मोमोज? ये क्या चीज है? मैंने तो पहली बार नाम सुना है। ये कैसे बनते हैं? बूढ़ी औरत ने बहुत छोटे सीधे तरीके से बताया। आटा लो, थोड़ा नमक डालकर नरम सा गूंद लो, फिर सब्जी बारीक काट लो, ज़रा सा नमक, ज़रा सी लाल मिर्च और बस। आटे की छोटी पूरी बनाकर ये सब्जी रखो, हाथों से बंद करो और भाप में पकाओ। अगर मैं ये बनाकर ठेला लगा दूं तो लोग पसंद करेंगे? बूढ़ी औरत ने उसके हाथ पर हाथ रखकर कहा, क्यों नहीं बेटी। आशा का दिल जैसे धड़कने लगा। उसने पहली बार उम्मीद की रोशनी महसूस की। आशा ने अदब से झुककर उसका शुक्रिया अदा किया और चल पड़ी। रात भर उसे नींद न आई। रिमीशन की याद आती तो दिल टूट जाता, मगर फिर मोमोज का ख्याल आते ही दिल में हिम्मत भर जाती। उसने हरीलाल के खेत में काम से मना करके मोमोज का ठेला लगाने का सोचा।
अगली सुबह उसने अपनी थोड़ी बहुत जमा पूंजी निकाली और गांव के बाहर से एक छोटा सा ठेला खरीद लिया और घर जाकर मोमोज बनाने लगी और गांव के बीच जाकर ठेला सजाया और आवाज दी, आओ आओ, मजेदार सब्जी के मोमोज खाओ। गांव वाले हंसने लगे। आशा मोमोज बेचेगी? अरे कौन खाएगा ये नए नए खाने? लेकिन आशा ने दिल में कहा, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं आखिर तक मेहनत करूंगी। पहले दिन सिर्फ 3 प्लेटें बिकीं, दूसरे दिन 5, तीसरे दिन कुछ बच्चे भागते हुए आए। आशा बाजी, वही गोल गोल वाले दोबारा देना, बहुत अच्छे थे। आशा के चेहरे पर बरसों बाद मुस्कुराहट आई। लोग मजाक छोड़कर तारीफें करने लगे। बहन, तुम्हारे मोमोज तो बाजार से भी अच्छे। रफ्ता रफ्ता उसकी आमदनी बढ़ने लगी। गांव में उसका नाम होने लगा। अब हर शाम उसके ठेले के सामने लाइन लगती। बूढ़ी औरत की बात सच हो गई। एक दिन हरीलाल फिर आया, लेकिन इस बार उसे भीड़ के पीछे इंतजार करना पड़ा। वो गुस्से से बोला, आशा, पैसे दो मेरे। अब तुम्हारा अपना काम है, अच्छे पैसे कमा लेती हो। आज अपने पैसे लेकर जाऊंगा, वरना अच्छा नहीं होगा। आशा ने पर्स खोला, नोट निकाले और उसके हाथ पर रख दिए। और ये आपका पूरा कर्ज, 1 पैसा भी कम नहीं। लोगों ने उसे याद दिलाया, जिस औरत को तुमने खेत में मारा था, आज वो तुमसे ज्यादा कमाती है। हरीलाल का गुरूर जमीन पर गिर गया। हरीलाल आशा को डांटने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन लोगों ने रोक दिया और कहा, हरीलाल, अब गांव का कोई बंदा तुम्हारा जुल्म बर्दाश्त नहीं करिएगा और किसी औरत की तरफ गलत नजर से देखा तो तुम्हारी आंखें निकाल देंगे। हरीलाल नजरें झुकाकर वहां से निकल गया। चंद महीनों बाद आशा ने छोटा सा दुकान नुमा कमरा किराए पर ले लिया। बोर्ड लगाया, आशा मोमोज कॉर्नर। लोगों की भीड़ कभी कम न होती। बच्चे, औरतें, किसान, सब उसके जायके के दीवाने। और उस दिन गांव चांदपुर ने समझ लिया, मेहनत, हिम्मत और औरत का जज्बा किसी को भी मिट्टी से उठाकर आसमान पर पहुंचा देता है। अब आप बताएं, मोमोज कहाँ की खास डिश है? मनोज सख्त थका हुआ घर वापस आया। दिन भर मजदूरी करने के बावजूद आज भी कोई कमाई नहीं हुई थी। वो परेशान आकर बैठा और राधा से बोला, अब मैं मजदूरी नहीं करूंगा, कुछ कमाई नहीं हो रही। राधा ने खामोशी से उसे देखा और फिर हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, तो फिर क्या करेंगे? मनोज ने से कहा, पानी पूरी का ठेला लगाऊंगा, देखेंगे लोग कितने पसंद करते हैं। दोनों इस फैसले पे राजी हो गए और सो गए। अगली सुबह राधा ने हाथ में रोटी के साथ 500 पानी पूरी तैयार की। मनोज ने ठेला सजाकर कहा, आज देखेंगे लोग हमारी मेहनत को पहचानेंगे। पहला ग्राहक आया और पानी पूरी खाई। इसके बाद दूसरा, फिर तीसरा। थोड़ी देर में ठेले पर भीड़ लग गई। मनोज और राधा दोनों खुश थे। हर दिन राधा सुबह सवेरे पानी पूरी बनाती और मनोज दिन में अपना ठेला लगाता। चंद हफ्तों में उनकी कमाई अच्छी होने लगी। मनोज ने कहा, देखो, हम रोज तकरीबन 1000 रुपए कमाते हैं। राधा मुस्कुराई और बोली, ठेला है, लेकिन कुछ वक्त बाद हम दुकान भी खोल लेंगे। मनोज का ठेला देखकर विक्रम ने भी पानी पूरी का ठेला लगाने का सोचा, जो उनके पड़ोस में रहता था। विक्रम ने कुछ लोगों से उधार लेकर पैसे जमा किए और पानी पूरी का ठेला लगाया। इसके ठेले पर भीड़ नहीं आ रही थी। वो परेशान और हैरान था। सोच रहा था कि मनोज के ठेले पर लोगों की भीड़ क्यों है। वो मायूस हो जाता। अचानक एक दिन एक बुजुर्ग बाबा विक्रम के ठेले के पास आए और बोले, बेटा, मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। विक्रम ने पहले मुंह बनाया और फिर सोचा, वैसे भी नहीं बुकती, बाबा को ही दे। बाबा को पानी पूरी की प्लेट दी। बाबा ने खाया और बोले, बेटा, ये लो, ये जादुई नमक है, इसे पानी पूरी के पानी में मिला देना, लेकिन याद रखना इसे रोज थोड़ा डालना है, तुम्हारा ठीला चलने लगेगा। विक्रम ने नमक लिया और नमक साइड पर रख दिया। अगले दिन पानी बनाते हुए वो नमक पानी में मिलाया और अचानक से लोगों की भीड़ लगना शुरू हो गई। हर कोई विक्रम की पानी पूरी को पसंद करने लगा। मनोज को देखकर थोड़ा हसद हुआ। मनोज ने सोचा, कल तक तो कोई नहीं आता था,
लेकिन आज एकदम से क्या से सबको फ्री में बांट रहा है। कुछ दिन गुजरे, विक्रम का ठेला बहुत अच्छे से चलने लग गया और दूसरी तरफ मनोज को फिक्र खाने लगी कि असल वजह क्या है। कल तक इसके ठेले को कोई देखता भी नहीं था। फिर मनोज ने इसका राज जानने की कोशिश की और वो विक्रम के घर चला गया। वहाँ इसने विक्रम को देखा जो पानी में वो खास नमक मिलाते हुए बोल रहा था, बाबा अगर दोबारा मिल जाएं, उनका शुक्रिया अदा करूं जिन्होंने इतना खास नमक दिया जिससे मेरी दुकान चल पड़ी। मनोज को समझ आ गई कि ये है असल राज जिससे विक्रम की दुकान पर भीड़ बढ़ती जा रही है। वो घर आ गया तो राधा ने कहा, इतने दिनों से परेशान लग रहे हो। मनोज ने सारी बात बताई और कहा, अगर मैं भी ये नमक ले लूं तो शायद मेरा ठेला फिर बढ़ बन जाए। राधा ने कहा, ये ना हो उसे पता चल जाए और ये लालच हमें तबाह कर दे। अगले दिन मनोज विक्रम के थैले पर छुरी लेने के बहाने गया और वहां से नमक उठाकर इसकी जगह दूसरा रख दिया और जाकर अपनी पानी पूरी में डाल दिया। मगर नमक डालते वक्त इसे ये नहीं पता था कि थोड़ा सा नमक डालना है। वो लालच में आप इतना अंधा हो गया कि सारा नमक पानी पूरी के पानी में डाल दिया। जब लोग पानी पूरी खाने आए तो सबके चेहरे संजीदा हो गए। जायका खराब और गंदा हो गया था। लोग गुस्से में आ गए। ये क्या बकवास है, सबके मेदे खराब करोगे। लोगों की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी तो उन्होंने मनोज को मारना शुरू कर दिया। विक्रम सब कुछ देख रहा था। वो भागता हुआ आया और मनोज को बचाया। जब सब ग्राहक चले गए तो वो मनोज के पास जाकर बोला, तुमने लालच में आकर नमक चोरी किया और सब खराब कर दिया। तुम मुझसे मांग लेते, मैं खुद तुम्हें देता। अब भी तो लालच का अंजाम। मनोज शर्मिंदा हो गया, सर झुकाया और विक्रम से माफी मांगी। घर आया और राधा ने इसकी हालत देखकर कहा, ये क्या हुआ है? किसने मारा है मनोज? मनोज ने कहा, ये सब लालच का अंजाम है। मनोज ने सारी बात बताई। राधा बोली, मैंने मना भी किया था मगर तुम्हारी हसद बढ़ गई थी। हर कोई अपने नसीब का कमाता है, तुमने लालच में आकर सब खत्म कर दी। अब मनोज थैला लगाता लेकिन इसके थैले पर कोई ना आता। दूसरी तरफ विक्रम का थैला बहुत मशहूर हो गया। हर कोई इसकी तारीफ करता। मनोज ने लालच में आकर सब जाया कर दिया। अब इसके घर के हालात खराब होने लगे। विक्रम ने इस पर रहम करके अपने साथ थैले पर रख दिया। अब दोनों मिलकर पानीपुरी बेचते। अब इनकी पानीपुरी खाने लोग दूर दूर से आते। मनोज ने वादा किया कि अब वो सिर्फ ईमानदारी और मेहनत से ही पानीपुरी बेचेगा। आखिरकार मनोज और राधा ने सीखा कि लालच नुकसान। ये कहानी है बाहर के एक खूबसूरत गांव सुंदरपुर की, जो अपने नाम की तरह ही हसीन था। लेकिन उस गांव की पहचान उसकी बिरयानी थी। ऐसी खुशबूदार मटन बिरयानी जो दूर दूर तक मशहूर थी। गांव के बीचों बीच एक छोटे से चबूतरे पर दो भाई राहुल और ऋषभ अपनी मटन बिरयानी का ठेला लगाते थे। दोनों यतीम थे मगर दिल के बहुत नेक। उनका उसूल था, पेट सबका भरना चाहिए, चाहे जेब खाली क्यों ना हो। उनकी मटन बिरयानी की खुशबू मीलों दूर से लोगों को अपनी तरफ खींच लाती थी। जो एक बार खा लेता वो बार बार आता। 50 रुपए में इतनी लजीज बिरयानी, लोग हैरान रह जाते। एक दिन शहर से एक मुसाफिर अशुविनी बस से उतरा। भूख से निढाल उसने बिरयानी की खुशबू सूंघते ही कदम राहुल के ठेले की तरफ बढ़ा दिए। भाई, एक प्लेट लगा दो, खुशबू ने तो जादू कर दिया। राहुल मुस्कुराकर बोला, जरूर साहब, ये लें संदरपुर की खास मटन बिरयानी। अशुविनी ने पहला नवाला लिया तो आंखें बंद करके बोला, अरे वाह, ऐसा जायका तो उम्र भर याद रहेगा। इतने में पास ही अपने चौमिन वाले ठेले से सहदिया ये मंजर देख रहा था। वो दिल ही दिल में जल उठा। ना जाने इनकी बिरयानी में ऐसा क्या जादू है, दिन रात इनके ठेले पर भीड़ लगी रहती है और मेरे चौमिन पर मक्खी भी नहीं बैठती। सहदिया ने तहिया किया कि वो इस जादू का राज जरूर मालूम करेगा।
अगली सुबह जब राहुल अकेला ठेले पर था, ऋषभ किसी तरफ जा रहा था। सहदियो दबे पांव पीछे पीछे चल पड़ा। ऋषभ जंगल के रास्ते से एक पहाड़ी की तरफ गया। सहदियो दरख्त के पीछे छुपकर देखने लगा। ऋषभ एक पुरानी गुफा के अंदर गया और थोड़ी देर बाद हाथ में एक छोटी सी पुड़िया लिए बाहर निकला। वही पुड़िया बाद में बिरयानी में डाली गई। सहदियो समझ गया, बस यही है इस जादू का राज। वो बोला, कल मैं भी जाऊंगा इस गुफा में और ले आऊंगा वो जादुई मसाला। फिर देखना मेरी चाउमीन सबको दीवाना बना देगी। अगली सुबह सहदियो गुफा में पहुंचा। अंदर अंधेरा था, बस एक पुराना सिलबट्टा पड़ा था। वो बड़बड़ाया, अरे यहाँ तो कुछ नहीं है। वो पुड़िया कहाँ से लाता है वो ऋषभ? वापस जाने लगा। इतने में गुफा में गूंजती हुई एक भारी आवाज आई। क्या ढूंढ रहे हो सहदियो? जादू, लालच या दूसरों का नसीब? सहदियो घबरा गया। कौन है? सामने आओ। आवाज आई, मैं हूं ये सलबट्टा। जो मेरे अंदर मसाला पीसता है उसके खाने में बरकत आ जाती है। राहुल और ऋषभ नेक दिल है, उनकी नीयत साफ है, इसलिए उनके हाथों में जायका है। सहदियो के चेहरे पर लालच छा गया। तो बस इतना ही है? ठीक है, अब मैं भी यही मसाला पीसूंगा। फिर देखना पूरे गांव वाले मेरी चाउमीन के दीवाने हो जाएंगे। सिलबट्टा बोला, ख्याल रखना, मेरा जादू नेक दिलों के लिए है, लालचियों के लिए नहीं। मगर सहदियो ने बात सुनी अनसुनी कर दी। उसने अपने सारे मसाले लाकर सिलबट्टे पर पैसे और खुश होकर एक पुड़िया में भर लिए। अगले दिन अपनी दुकान पर वही जादुई मसाला चाउमीन में डाल दिया। पहला गाहक आया, नवाला लिया और फौरन चला उठा। ये क्या बकवास है? जायका तो जैसे मर गया हो। नमक कम, मिर्च कुछ नहीं। देते भी इतने महंगे हो, कम से कम जायका तो हो। बस लोगों को लूटने पे लगे हो। कुछ ही देर में सब गाहक उसे बुरा भला कहकर चले गए। सहदियो का चेहरा लाल हो गया, दिल में गुस्सा भर गया। वो भागता हुआ राहुल और ऋषभ के घर जा पहुंचा। मुझे सब मालूम है, तुम दोनों जादुई सलबट्टे से मसाला लेते हो। मेरे साथ ऐसा क्यों किया तुम लोगों ने? राहुल मुस्कुराकर बोला, सहदियो, हमारा जादू तो नियत का है। चाहो तो गुफा चलकर खुद पूछ लो। तीनों गुफा में गए। सिलबट्टा हंसा और बोला, सहदियो, तू लालची है, तू बुरा है, तू राहुल और ऋषभ का बुरा चाहता है। जबकि ये दोनों लोगों का भला करते हैं, तब उन पर मेरा जादू चलता है तो लोगों को लूटता है, गंदा खाना बेचता है। इसलिए मेरे जादू ने तेरा जायका छीन लिया। ये कहकर सिलबट्टा रोशनी में बदलकर गायब हो गया। राहुल और ऋषभ का ठेला अब पहले से भी ज्यादा मशहूर हो गया। उनकी बिरयानी का जायका इतना खास हो गया कि अब वो जादुई मसाला डाले बगैर भी लोगों के दिल जीत लेते थे। इन दोनों ने अपने कमाए हुए पैसों से गांव के गरीबों के लिए एक छोटा लंगर भी बना दिया, जहां रोज दर्जनों लोग मुफ्त में खाते थे। और सहदियो, उसके चाउमीन के ठेले पर अब हमेशा खामोशी रहती थी, बस इतनी सी याद के साथ कि लालच का जायका हमेशा कड़वा होता है। आम के पेड़ों पर चिड़ियां चहक रही थीं और खेतों के किनारे गाय बैल घास चर रहे थे। लेकिन खूबसूरत मंजर के बावजूद गांव के कई घरों में फिक्र का साया था। गांव की सुबह सुनहरी धूप के साथ जागी थी, पर हर दरवाजे पर भूख की एक कहानी लिखी हुई थी। पिछले महीने की खराब फसल ने लोगों के बर्तन खाली कर दिए थे। इसी गांव के कुच्चे मकान में मोहन अपनी बीवी राधा और नन्ही बेटी परी के साथ रहता था। उनके घर में भी राशन कम पड़ गया था। राधा ने परेशान होकर कहा, मोहन, आटा और दाल बस 2 दिन की रह गई है। परी को भूख लगी तो क्या देंगे? मोहन ने तसल्ली दी, राधा, हौसला रखो, कुछ न कुछ इंतजाम कर लेंगे।
मैं आज ही गांव की मंडी जाता हूं। मोहन टोकरा उठाकर मंडी पहुंचा। वहां सब्जी फरोश अपनी दुकानों पर बैठे थे, मगर कोई गर्म खाने का ठेला न था। वो कुछ आलू लेकर घर लौटा और बोला, ये लो राधा, इन आलूओं के पराठे बना दी। पराठों की खुशबू ने परी के चेहरे पर मुस्कुराहट लौटा दी। खाते खाते मोहन के जहन में एक ख्याल आया। राधा, क्यों ना मैं मंडी में पराठों का ठेला लगा लूं? लोग सब्जी तो खरीद रहे हैं, मगर गरम खाने का कोई इंतजाम नहीं। राधा ने खुश होकर कहा, ये तो अच्छा आइडिया है। लोग खुशी से गरम पराठे खाएंगे। अगले दिन मोहन ने 2 सब्जी फरोशों, शिंगर और महेश के दरमियान अपना ठेला लगा दिया। भाई, एक आलू पराठा देना, एक ग्राहक ने कहा। जी हुजूर, अभी हाजिर है। मोहन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। देखते ही देखते लोग जोक दर जोक उसके ठेले पर आने लगे। शिंगर और महेश को जलसी महसूस हुई। उन्होंने चुपके से बात की, ये मोहन तो पहले ही दिन से छा गया है, ऐसे ही चला तो हमारा धंधा बंद कर देगा। महेश ने दांत पीसते हुए कहा, कल से इसे आलू देना बंद कर देते हैं, देखते हैं फिर कैसे ठीला लगाता है। अगले दिन मोहन मंडी गया। भाई, 2 बोरी आलू दे दो। शिंगर ने कंधे उचकाए। आलू खत्म हो गए। महेश ने भी बहाना बनाया, हमारे पास भी नहीं है, किसी और से ले लो। मोहन को उनकी चाल समझ आ गई। खाली हाथ घर लौटा तो राधा ने पूछा, क्या हुआ? उदास क्यों लग रहे हो? मोहन ने आ भरी। सब ने आलू देने से इनकार कर दिया, हसद कर रहे हैं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करें। राधा ने हौसला दिया, फिकर न करो, कोई न कोई रास्ता निकलेगा। अगली सुबह मोहन जंगल की तरफ लकड़ियां काटने चला गया ताकि उन्हें बेचकर कुछ कमा सके। जंगल में चलते चलते उसे एक झाड़ी के नीचे आलू जैसे पौधे दिखाई दिए। उसने हैरत से कहा, ये तो आलू लगते हैं, अलग से नजर आ रहे हैं। मगर ये आलू आम नहीं थे। इन पर हल्की सी सुनहरी झलक थी और जैसे इनमें करिश्मा छुपा हुआ हो। उसने जल्दी से पौधे उखाड़कर साथ रख लिए और घर आकर इनसे मजेदार पराठे बनवाए। अगले दिन उसने इन्हीं आलूओं से ठेला लगाया। ग्राहकों ने तारीफ की, भाई, ये पराठे तो पहले से भी ज्यादा मजेदार हैं। मोहन ने हंसते हुए कहा, ये जंगल के आलू हैं, बड़े जायके वाले। लोग हैरान थे कि इन पराठों को खाने से न सिर्फ भूख मिटती है, बल्कि दिल को भी सुकून सा मिलता है। ये सुनते ही शिंगर और महेश के कान खड़े हो गए। उन्होंने मंसूबा बनाया, कल सुबह जाकर जंगल के सारे आलू के पौधे काट देंगे। अगली सुबह वो जंगल गए और सारे पौधे काट दिए। मगर मोहन ने जंगल के अंदर जाकर और भी बड़े आलू के पौधे ढूंढ लिए। इन आलूओं पर शबनम ऐसे चमक रही थी जैसे कीमती मोती टके हों। उसने खुशी खुशी आलू इकट्ठे किए और ठेला फिर लगा दिया। जब शिंगर और महेश ने देखा कि मोहन का कारोबार अब भी चल रहा है तो वो जल भुन गए। चंद दिन बाद वो दोबारा जंगल गए, मगर रास्ता भटक गए और रात भर एक झोंपड़ी में ठहरना पड़ा। एक देहाती ने उन्हें देखा और अगले दिन सरपंच को इत्तला दी। सरपंच ने उन्हें बुलाकर डांटा, तुम दोनों हसद के मारे ये सब कर रहे थे, ये अच्छी बात नहीं। उन्होंने शर्मिंदा होकर कहा, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो मोहन। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, मैं माफ करता हूं, मगर शर्त यह है कि 2 महीने तक मेरे साथ ठेले पर काम करोगे। यूं वो तीनों मिलकर मेहनत से ठेला चलाते रहे। थोड़े ही दिनों में मोहन ने कुछ पैसे जमा करके एक छोटा सा खेत खरीद लिया। अब वो आलू खुद उगाता और गांव के सब लोगों को पराठे खिलाता था। गांव वाले कहते, हसद और चालाकी कभी कामयाबी नहीं दिलाती, मेहनत और सच्चाई से ही बरकत आती है।